जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया बढ़िया ही रहने चाहिए। सो गाइस, लेट्स कंटिन्यू आवर सेशन ऑन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। लास्ट क्लास में हमने डेप्थ में रिवीजन भी किया था एंड हमने प्रैक्टिकली देखा था कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनती कैसे इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स टू अकाउंट्स किस तरीके से बनते हैं। आप पूरा ओवरव्यू खाका दिया था, बहुत सारे चीज़ें हमने डिस्कस करी थी उसके अंदर, राइट। नाउ लेट्स मूव आवर सेशन ऑन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टुडे। मैं थोड़ा रिवीजन कराऊंगा नोट्स एंड आज नोट्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे जो मैंने आपके लिए बनाए हैं। Okay, notes can be downloaded under the Core Finance Academy app. These are the rules of the class. You can stop the video and just read it out. और हम क्लास कवरेज में ये करने वाले हैं। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, देन वी मूव इन डेप्थ सेशन ऑन इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन्वेंटरीज, लॉन्ग लिव्ड एसेट्स, इनकम टैक्सेस, नॉन करंट लायबिलिटीज और एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइन, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी पहले हम नोट्स में चलते हैं डायरेक्टली एंड दीज आर द नोट्स। ओके, ये आपका लर्निंग मॉड्यूल 1 है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। आई विल हाईलाइट द नोट्स, पहले थोड़ा बहुत रिवीजन करेंगे एंड देन वील मूव फॉरवर्ड। ओके, चलो जी चलो। सर नोट्स दिखाई नहीं दे रहे, ऑब्वियसली नहीं दिखाई दे रहे भाई, जूम इन करने दे। रुक तो जा, क्या हो गया? ओके, नाउ वी आर गुड, राइट? Okay, we are good now. Okay, first we have seen the objectives of the financial reporting, right? First we have seen the objective of the financial reporting. मैं adjust कर लेता हूँ कैमरे को और अपने आप को भी. Okay, so objective of the financial reporting is that it provides the financial information. It provides the financial information about reporting entity to the existing and potential investor, lenders and other creditors in making decisions about providing the resources to the entity. यहाँ पे हमारा highlighted word कौन सा था? Existing and potential investors. Okay, lenders and other creditors means the capital providers. इसको हमने टप्पू के एग्जाम्पल से हमने पूरा क्लियरली पढ़ा था जब हमने उसे वर्ल्ड फेमस मोबाइल कंपनी बना के दी थी, in which he is surpassing the Apple, Samsung and everything. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, राइट। हमने फिर स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़ देखी थी। कोई प्राइवेट स्टैंडर्ड सेटिंग्स बॉडी होती है, फिर गवर्नमेंट उसके ऊपर सिग्नेचर करती है जब वो लॉ बनता है, राइट, जब वो सारी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। थोड़ा सा समझ लेते हैं इस बारे में कि रूल्स, स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़ होती हैं, स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़, राइट। स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़ प्राइवेट एंड सेल्फ रेगुलेटरी होती है। ये क्या करती हैं? डेवलप एंड इशू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सच एज IASB एंड FASB। IASB आपका IFRS के लिए और FASB आपका US गैप के लिए, राइट। ये हमने बात करी थी US गैप के लिए। फिर आपका रेगुलेटरी एंड पब्लिक एंड लीगल पावर, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं जिसके पास लीगल पावर होती है, जिसके सिग्नेचर से ही कंपनी में एप्लीकेबल होता है, राइट। तो उसके बारे में हमने बात करी थी। जैसे US में SEC है, इंडिया में MCA है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। जैसे ICAI इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया आपका स्टैंडर्ड बनाता है, MCA उसके ऊपर सिग्नेचर करती है जब वो कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। सिंपल लैंग्वेज। US में US गैप बनता है बाय द FASB और FASB आपका बनाती है, फिर US सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन उसके ऊपर सिग्नेचर करती है जब वो आपका लॉ बन जाता है। यही हमने पूरे इसमें प्रिंसिपल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़ में दोनों चीज़ों में बात करी थी। IFRS के केस में सर हमने ये बात करी थी कि इसमें सिनेरियो अलग होता है, बिकॉज बहुत सारी ये IFRS तो ग्लोबली एप्लीकेशन होता है, तो कंट्री के वॉलंटरी एडॉप्शन के ऊपर है। अगर कंट्री एडॉप्शन करना चाहती है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, इंडिया में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, बट बहुत सारी चीज़ें वो IFRS से ली गई हैं, राइट। उसके अंदर इंडियनाइजेशन डाला गया है, राइट। वो वाली चीज़ हमने बात करी थी। नाउ स्टैंडर्ड को बनाने के लिए क्या प्रोसेस होती है सर? कि पहले वो आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटाइज करते हैं इशू, फिर रिसर्च एंड कंसल्ट करते हैं, फिर एक पब्लिक एक्सपोजर ड्राफ्ट रेडी होता है, फिर रिव्यूज़ और कमेंट्स के लिए भेजा जाता है, फिर वो आते हैं, उनको रिव्यू करते हैं, फिर एक फाइनल अडॉप्शन होता है, ठीक है। ये वाली बात हुई थी हमने। फिर हमने IFRS के कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हमने देखा था, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंस्ट्रेंट, जिसमें हमने रेलेवेंस की हमने बात करी थी। रेलेवेंस मतलब ये कि वो इन्फॉर्मेशन जो रेलेवेंट हो, इन्फॉर्मेशन मतलब कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के मतलब के अंदर हमने ये बात करी थी कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, उसके अंदर है कि आपको रिपोर्टिंग में आपको अमाउंट्स दिखानी है। अब कौन सी अमाउंट दिखानी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन दिखानी है? वो इन्फॉर्मेशन जो रेलेवेंट हो, जो इन्फ्लुएंस कर सके इकोनॉमिक डिसीजन यूजर्स के, ओके। और थ्रू द प्रेडिक्टिव वैल्यू एंड कन्फर्मेटरी वैल्यू। प्रेडिक्टिव वैल्यू का मतलब सर
कि दैट इट हेल्प्स यूजर्स फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर आउटकम. ओके, एंड कंफर्मेटरी वैल्यू असेस द यूजर्स इन कंफर्मिंग और करेक्टिंग द प्रायर इवैल्यूएशंस. ओके, मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट आपके रेलेवेंस के कॉन्सेप्ट के अंदर आता है. मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट थ्रेशोल्ड के बेसिस पे होता है कि सपोज लेट्स एन एग्जांपल यू हैव 1,000 करोड़ कंपनी, आपका 50,000 रुपये का एक्सपेंडिचर है और आपका 5 करोड़ का एक्सपेंडिचर है. आपको चॉइस है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, आपको दोनों में से कौन सा दिखाना पड़ेगा, कौन सा दिखाना ज़रूरी है. ऑब्वियसली 5 करोड़ वाला तो दिखाना ज़रूरी ही है, वैसे तो दोनों ही दिखाने हैं, बट 5 करोड़ वाला की मटीरियलिटी थ्रेशोल्ड ज़्यादा है, राइट. इसको हमने इस वाले रिलेटिव एग्जांपल से समझा था, राइट. और हमने अगर डेफिनेशन समझी थी तो ये भी समझा था कि इन्फॉर्मेशन इज मटीरियल अगर उसका ओमिशन या मिस स्टेटमेंट कुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अमाउंट. ओके, फेथफुली रिप्रेजेंटेशन की इन्फॉर्मेशन फेथफुली रिप्रेजेंटेड द इकोनॉमिक फिनोमिना इट प्रपोज टू रिप्रेजेंट. आइडियली इट इज कंप्लीट होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए एंड फ्री फ्रॉम एरर होनी चाहिए. कंप्लीट का मतलब क्या सर, कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज होनी चाहिए. न्यूट्रल मतलब कोई बायस नहीं होनी चाहिए. एंड फ्री फ्रॉम एरर मतलब उसके अंदर कोई भी एरर ऑफ कमीशन जानबूझ के छोड़ा ना गया हो या मेरी गलती से छूट ना गया हो. इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना चाहिए. अब कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जो उसके अंदर एनहांसिंग उसके अंदर 4 चांद लगा देती है, राइट. वो है पहली बात तो कंपेरेबिलिटी. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कंपेरेबल होनी चाहिए. तो हमने ट्रेंड की रिपोर्ट में देखा था कि उसका करंट ईयर और प्रीवियस ईयर डिस्क्लोज था. वेरीफेबिलिटी, वो वेरीफाई होना चाहिए. ऑडिटर की स्टेटमेंट भी देखी थी हमने एक पॉइंट पे कि हाँ ऑडिटर ने सिग्नेचर कर रखे थे, वेरीफेबिलिटी भी. टाइम से रिपोर्टिंग होनी चाहिए, डिले नहीं होनी चाहिए, तभी मैं अपना डिसीजन टाइम पे ले सकता हूँ. और तीसरा अंडरस्टैंडेबली ईजी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में होनी चाहिए. ठीक है, ये हमने देखी थी. फिर कंस्ट्रेंट ऑन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कॉस्ट बेनिफिट ट्रेड ऑफ देखा था, इन विच वी हैव सेड द बेनिफिट ऑफ प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन शुड एक्सीड द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड यूजिंग इट. The practical limitation that not all information जैसे कि human capital और customer loyalty is quantifiable and omission are inevitable but should be noted if they affect the economic decision. Trade off हमने देखा था कि किस तरीके से एक कैरेक्टरिस्टिक दूसरी कैरेक्टरिस्टिक से ट्रेड ऑफ हो सकती है, जिसमें हमने बैड डेट्स का एग्जांपल देखा था. बैड डेट्स को डिस्क्लोज करना रेलेवेंसी को बढ़ाता है, बट क्या वेरीफेबिलिटी को भी बढ़ाता है? नहीं, बैड डेट्स तो वेरीफाइब नहीं होते क्योंकि वो तो आपका बेस्ड ऑन एस्टिमेशन होता है प्रोविजन फॉर बैड डेट. तो उसके बेसिस पे हमने एक एग्जांपल चेकआउट किया था, राइट. एंड देन वी मूव फॉरवर्ड राइट नाउ ऑन द डेफिनेशंस, रिकॉग्निशन एंड द मेजरमेंट क्राइटेरिया. Now understand this thing guys. हमने एसेट के बारे में पता करा था कि एसेट क्या होता है. एसेट हमने क्या पढ़ा था, हमने डेफिनेशन भी एसेट पढ़ी थी कि एसेट मींस अ प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स. इकोनॉमिक रिसोर्सेज का मतलब क्या, दैट हैज़ अ पोटेंशियल टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक बेनिफिट्स. लायबिलिटीज मतलब कि जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, जो मुझे चुकानी है, जो मेरी उधारी है, उसे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कहते हैं, जिससे मेरी ट्रांसफ़र होगी रिसोर्सेज. उसको चुकाने के लिए कुछ तो रिसोर्सेज ट्रांसफ़र होगी मेरी, राइट. एंड लायबिलिटीज एज कमिंग एज अ रिजल्ट ऑफ अ पास्ट इवेंट. नाउ इक्विटी, व्हाट डज इक्विटी मीन्स? इक्विटी मीन्स द रेजिडुअल इंटरेस्ट. रेजिडुअल जिस तरीके से मैंने आपको नेटवर्थ का एग्जांपल दिया था कि एसेट माइनस लायबिलिटी. सपोज करो आपका घर है, आपका खुद का घर है और माइनस आपके जितने लोन है, वो आपकी नेटवर्थ होगी. वैसी कंपनी केसेस में जितनी कंपनी की एसेट है माइनस जितनी लायबिलिटी, उसकी इक्विटी होगी, रेजिडुअल इंटरेस्ट हो गया, राइट. वो हमने एग्जांपल देखा था ये वाला, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू इक्विटी. इनकम के कंपोनेंट में आपका क्या आता है? इनकम के कंपोनेंट में आता है आपका इंक्रीज इन द एसेट्स और डिक्रीज इन द लायबिलिटी दैट रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन द इक्विटी अदर देन द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द ओनर. इसके कंपोनेंट्स होते हैं रेवेन्यू एंड गेन. ये वाला हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में ट्रेंड की रिपोर्ट में देखा था, दैट द रेवेन्यू एंड द गेन्स फॉर्म द पार्ट ऑफ माय इनकम. उसके बाद इनकम के माइनस के बाद आता है एक्सपेंसेस, फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस. ओके, नॉर्मली पहले ना क्या होता था कि आपका रेवेन्यू कॉस्ट इनकम ये वाली चीज़ बोली जाती थी. ये वाला शूड एग्जांपल मैंने आपको पहले दिया था जस्ट फ्रॉम द क्लास 4th और 5th पर्सपेक्टिव, जिससे आप पीएनएल के स्ट्रक्चर को थोड़ा समझ पाओ. इसको मैं हटाकर इसके कंपोनेंट पे यहाँ पे इनकम लिखता हूँ जिसमें रेवेन्यू आता है, ठीक है. इसको मैं हटाकर इसमें यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस. सॉरी ये वाला नहीं आ पाएगा. एक बार मैं हटाता हूँ इसे, सब कुछ हटाता हूँ, एक बार दोबारा बताता हूँ. सर क्या बोला है आपने? ये बोला है कि रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. यहाँ पे मैंने आपका इनकम या प्रॉफिट बोला था मैंने आपको पहले, राइट. मैं यहाँ से क्या हटा रहा हूँ, यहाँ से इनकम हटा रहा हूँ, यहाँ पे लेके जा रहा हूँ इनकम को. इनकम मतलब मेरा रेवेन्यू,
कॉस्ट मतलब ये और प्रॉफिट मतलब ये। यहाँ पे मैंने इनकम क्यों लिखा था, आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा था, 4th और 5th क्लास के एग्जाम्पल को समझाने के लिए, जिससे हम P&L को पूरी अच्छी तरीके से खोल पाए, राइट। करेक्ट। लेट्स गो फर्दर सर, लेट्स गो फर्दर। फाइन 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 फाइन, वेट अ सेक। इसके बाद हमने एक्सपेंसेस देखे थे, बहुत सारे क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस देखे थे हमने, एंड then expenses definition is decrease in the asset or the increase in the liabilities. The appropriate example have been given in terms of the respective of the cash. And then we move further for the underlying assumptions, जिसमें accrual accounting का मतलब क्या होता है कि हमें तब रिकॉर्ड करनी है ट्रांजैक्शन जब हुई है, irrespective of the cash payment, irrespective of the sir cash payment, irrespective of cash payment. Going concern का मतलब कि कंपनी will go forever नो मैटर। उसका लिक्विडेशन हम सोच नहीं रहे हैं कि वो उसका दिवालिया निकल जाएगा, उसके बेसिस पे। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया हमने देखा था भाई, रिकॉग्नाइजेशन किसी भी अमाउंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तब होता है जब वो एसेट की डेफिनेशन में आएगा, लायबिलिटी की डेफिनेशन में आए, इनकम की डेफिनेशन में आए, एक्सपेंसेस की डेफिनेशन में आए, राइट। और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हो और फेथफुली प्रेजेंटेड होता हो, दिस बिकम माई रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। नाउ टुडे लेक्चर, लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर की जो वो अमाउंट होनी है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमाउंट जानी है। सपोज करो लेट्स से आपकी एसेट की जो अमाउंट जानी है रुपीज XXX, कुछ भी ले सकते हो, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, कुछ भी ले सकते हो। तो उसकी अमाउंट किस बेसिस पे जाती है, उसका मेजरमेंट का बेसिस क्या होता है, उसका फॉर्म डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन क्या होता है। तो पहला होता है आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट ऐसा होता है, सपोज करो मैंने एक प्लांट मशीनरी खरीदी और वो मैंने 2 साल पहले खरीदी थी, ठीक है। उसको मैंने किस पे लेके आया हूँ? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। 2 साल वाली वैल्यू मैंने उसको आज हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाई। प्लांट एंड मशीनरी वाला एग्जाम्पल आगे जाके वो कैंसिल आउट हो सकता है। मैं सिंपल एग्जाम्पल लिखता हूँ लैंड का। आपने लैंड खरीदा, एक प्रिस्टीन सोसाइटी में आपने लैंड खरीद लिया और लैंड खरीद के रख लिया। लैंड कब खरीदा था आपने? 2 साल पहले खरीदा था, और 2 साल और आज आपकी बैलेंस शीट में वो एसेट पड़ा हुआ है 2 साल पहले वाला। और वो कौन से कॉस्ट पे पड़ा हुआ है? वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे पड़ा हुआ है। जो आपने पहले 2 साल पहले खरीदा था ना, उसी वैल्यू पे पड़ा हुआ है, ठीक है। उसे कहते हैं हम हिस्टोरिकल कॉस्ट। सेकंड सर अमोर्टाइज कॉस्ट किसे कहते हैं? अमोर्टाइज कॉस्ट कहते हैं मैंने प्लांट मशीनरी अब खरीदी 2 साल पहले, उसी टाइम पे जब लैंड खरीदा था तभी खरीदी थी। उसके अंदर से उसका रिपेयर वियर एंड टियर तो हुआ होगा, उसका प्रोविजन मैं डेप्रिसिएशन में काउंट करता हूँ। तो जो अमाउंट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू वैल्यू, अमाउंट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू करंट वैल्यू। जो करंट वैल्यू है वो अमोर्टाइज कॉस्ट पे मैं शो करता हूँ, उसे अमोर्टाइज कॉस्ट कहते हैं। डेफिनेशन में अभी जाएंगे, इंटरप्रिटेशन में भी जाएंगे, ऊपर से सब समझो। करंट कॉस्ट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। मैं अभी रिप्लेस करने गया इस वाली मशीनरी को, भाई इसके बदले मुझे दूसरी वाली दे दे, जो दूसरी वाली दे दे उसकी वैल्यू कितनी आएगी? वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे आएगी, उसे करंट कॉस्ट या रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहते हैं। रियलाइजेबल वैल्यू, जो मुझे अगर प्लांट मशीनरी मुझे लग रहा है भैया मेरे काम की नहीं है, धंधा ही बंद हो गया भाई, AI ने ऑटोमेशन कर लिया, तो मुझे मशीनरी बेच देनी है। जो मैं मशीनरी बेच रहा हूँ, जो मेरा एग्जिट प्राइस है, वो किस पे आएगा? रियलाइजेबल वैल्यू पे आएगा, ओके। प्रेजेंट वैल्यू किसे कहते हैं सर? कि मुझे इस वाली मशीनरी से मैं ना पर मंथ हम 1000 गुड्स एंड सर 1000 गुड्स प्रोड्यूस करूँगा और ये मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ अगले 20 साल तक। और 1000 गुड्स एंड सोल्ड करके मुझे सपोज करो पर गुड्स एंड सर्विसेज 10 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो जो 10 रुपये का फ़ायदा हो रहा है 10 साल पर मंथ, उसको खींच के लेके आ रहा हूँ, उसको आज रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ, उसे प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट हमने QM वाले मेथड में भी QM वाले लेक्चर में भी देखा था। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फेयर वैल्यू डिवाइडेड बाय द डिस्काउंटिंग फैक्टर कंपाउंडेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ये भी हम देखेंगे। फेयर वैल्यू और एग्जिट वैल्यू किसे कहते हैं सर? फिर फेयर वैल्यू किसे कहते हैं? जो एग्जिट प्राइस होता है ना, प्राइस दैट वुड बी रिसीव टू सेल एन एसेट और paid to transfer a liability in an ordinary transaction between a market participant at the measurement date, उसको कहते हैं हम फेयर वैल्यू, ओके। इसका एक सस्टेनेबल चार्ट भी है, उसके स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन के बारे में भी लिखा हुआ है, बट लेट्स फर्स्ट रीड इट। ऑल्दो माय लेक्चर, यू हैव सीन माई प्रीवियस लेक्चर कि मेरा ये मोडस ऑपरेंडी नहीं है कि मैं आपको ये पढ़वाऊँ, बट द पॉइंट इज दैट एट द एंड ऑफ टाइम यू नीड टू रिटेन इट। आपका रिकॉलेबिलिटी फैक्टर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप CFA L3 क्लियर कर सकते हो।
यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपको एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको थोड़ा बहुत हिंदी में याद रखना पड़ेगा, इंग्लिश छोड़ दे भाई. दिस इज नॉट द CA एग्जामिनेशन, इट्स अ वेरी हाईली कॉम्पिटिटिव एनालिटिकल एग्जामिनेशन इन विच यू नीड टू रिमेंबर इन योर मदर टंग. रिप्रोड्यूस आप इंग्लिश में करोगे और सिंपल है इंग्लिश, इतनी हार्ड भी नहीं है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. हिस्टोरिकल कॉस्ट को पढ़ते हैं. हिस्टोरिकल कॉस्ट में लिखा है कि कैश और कैश इक्विवेलेंट पेड टू एक्वायर एन एसेट इंक्लूडिंग द एक्विजिशन कॉस्ट. मतलब कि सर मैंने ना लैंड परचेज किया था, उसमें ना कुछ ना रजिस्ट्री की अमाउंट थी, कुछ लॉयर को देना पड़ा था, कुछ मुझे एनक्रोचमेंट हो रखा था, उनको हटाने के लिए मुझे पैसा देना पड़ा था, उनको ही पैसा दे दिया एनक्रोचमेंट हटाने के लिए कि भाई तुम कहीं और जाके रह लो, ये लो पकड़ो 1 लाख रुपए, ये इस प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 करोड़ रुपए है, तो 1 लाख रुपए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एनक्रोचमेंट वालों को दे लिया मैंने. ठीक है, तो मैंने हिस्टोरिकल कॉस्ट पे वो रिकॉग्नाइज कर दिया. हिस्टोरिकल कॉस्ट की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है वो भी हम देखेंगे. अमोर्टाइज कॉस्ट. हिस्टोरिकल कॉस्ट एडजस्टेड फॉर द अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन, डिप्लीशन और इम्पेयरमेंट. डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन तो पता होगा आपको, इंटेंजिबल एसेट्स का अमोर्टाइजेशन होता है और आपका फिक्स एसेट का, आपका जैसे फिजिकल एसेट्स का आपका डेप्रिसिएशन होता है, राइट. डिप्लीशन एंड इम्पेयरमेंट क्या होता है? इम्पेयरमेंट का मतलब ये होता है कि किसी भी एसेट की वैल्यू चेंज ही हो गई अपार्ट फ्रॉम डेप्रिसिएशन. लेट्स फॉर एन एग्जांपल, आपकी एक लैंड की वैल्यू थी, लैंड तो चलो इम्पेयरमेंट के लिए बाद में देखेंगे. आपकी कोई मशीनरी थी वो 10 करोड़ रुपए की थी, उसकी वैल्यू अचानक से कुछ भी हो सकता है, उसकी वैल्यू अचानक से 5 करोड़ रह गई, तो उसको आपको एकदम से डिक्रीज करना पड़ेगा बैलेंस शीट के अंदर वैल्यू. उसके लिए इम्पेयरमेंट की कॉस्ट आती है P&L के अंदर, उसे इम्पेयरमेंट बोलते हैं. जैसे डेप्रिसिएशन लगता है P&L के अंदर आता है डेबिट में, वैसे ही आपका इम्पेयरमेंट आता है. ओके. करंट कॉस्ट कैसे कहते हैं? कैश रिक्वायर्ड टुडे टू ऑब्टेन द सेम और इक्विवेलेंट एसेट. इट इज वेरी इजी लैंग्वेज, अंडरस्टैंडेबल. और रियलाइजेबल एंड सेटलमेंट वैल्यू. आपका रियलाइजेबल वैल्यू किसे कहते हैं? रियलाइजेबल वैल्यू एग्जिट प्राइस इन द करंट मार्केट कंडीशन विदाउट डिस्काउंटिंग. ओके. अमाउंट ऑफ कैश करंटली ऑब्टेनेबल बाय सेलिंग एन एसेट इन एन ऑर्डिनरी डिस्पोजल फॉर लायबिलिटीज, अनडिस्काउंटेड अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेड इन कैश. सिंपल. मैं अपने बेचने गया, जितने में बेचकर मैं पैसे लेके आऊँगा उसको कहते हैं रियलाइजेबल वैल्यू. प्रेजेंट वैल्यू आपको पता ही है, फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट करके लेके आना. फेयर वैल्यू, एग्जिट प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन एसेट और पेड टू ट्रांसफर अ लायबिलिटी इन एन ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन बिटवीन द मार्केट पार्टिसिपेंट्स एट द मेजरमेंट डेट. नाउ इंटरप्रिटेशन इसकी पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्केट बेस्ड मेजरमेंट रहेगा. पहली बात तो इसमें मार्केट बेस्ड मेजरमेंट रहेगा. ठीक है. मे रिक्वायर मार्केट और द PV टेक्निक्स डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जर्वेबल इनपुट्स. ठीक है. दीज टू थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कंपैरिजन, यूजर्स यूज, स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस. नाउ हिस्टोरिकल कॉस्ट एंट्री ट्रांजैक्शन प्राइस पे रिकॉर्ड होता है, वेरीफेबल है, ऑब्जेक्टिव है और बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है इसकी, मतलब कि जितने पे एंटर हुई है ट्रांजैक्शन उस पर मैंने रिकॉर्ड कर दिया. लिमिटेशन क्या है? मे बी इररिलेवेंट फॉर द मार्केट चेंजेस. मार्केट में उस एसेट की दाम ऊपर नीचे हो रहे हैं और मैं उसे हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करके बैठा हूँ, तो क्या मेरी ये फेयर प्रेजेंटेशन होगी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की? शायद नहीं. करेक्ट. क्या ये वन ऑफ द ड्रॉबैक्स है ऑफ अकाउंटिंग का? हाँ बिल्कुल. क्या इससे एनालिसिस करते हुए स्टॉक मार्केट का या किसी कंपनी या बिजनेस का इफेक्ट होता है? बिल्कुल. इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? सर आगे देखते हैं, ये सारी इतनी सारी वैल्यू है, देखो आगे. क्या फिर मैं अमोर्टाइज कॉस्ट पे शो करूं? या बिल्कुल, क्योंकि ये इट मैच द कॉस्ट विद द बेनिफिट्स, मगर ये इग्नोर करता है मेरी करंट वैल्यू को. ओके. करंट कॉस्ट का मतलब रिप्लेसमेंट कॉस्ट टुडे होता है, अभी हमने ऊपर देखा था व्हाट इट मेजर्स में. ये इकोनॉमिक आउटले को सिग्निफाई करता है, बट ये मे लैक मार्केट फॉर द आइडेंटिकल एसेट्स. सो सपोज करो आपने कोई कस्टमाइज मशीनरी बनाई है, राइट. कस्टमाइज मशीनरी बनाई है आपने, उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट आज लिख दी. रिप्लेसमेंट कॉस्ट मगर वो बहुत यूनिक है, उसकी मार्केट अवेलेबल नहीं हो सकती, बिकॉज आपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली वो मशीनरी बनवाई है. मशीनरी कितनी बड़ी है सर? मशीनरी पूरी एक रूम जितनी बड़ी है, ऐसा कह सकते हैं. ठीक है. अब चौथा बात आती है रियलाइजेबल वैल्यू.
रियलाइजेबल वैल्यू किसे कहते हैं? नेट प्रोसीड इफ सोल्ड, नेट प्रोसीड इफ सोल्ड। ये यहाँ पे कब यूज होती है? लिक्विडेशन के टाइम पे यूज होती है। लिक्विडेशन मतलब जब कंपनी का दिवाले निकल गया, कंपनी बंद होने वाली है, उसे रियलाइजेबल वैल्यू पे शो करते हैं कि मैं अगर इस मशीनरी को बेचने जाऊंगा, मैं इस मशीनरी को बेचने जाऊंगा तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक अजम्पशन आ जाती है जो भी हमने बात करी थी अक्रूवल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के गोइंग कंसर्न्स के बेसिस पे। गोइंग कंसर्न के बेसिस पे हमने दो एग्जांपल लिए थे कि सर 18.2 करोड़ का लिया था मैंने और एक मैंने लिया था कि वो 5 करोड़ पे सिग्निफाई कर रहा है। मतलब सर आप क्या कहना चाह रहे हो? मेरा कहने का मतलब ये क्या है, सपोज करो आपका एक एसेट है, सपोज करो आपका एक एसेट है, ओके ओवर हियर आई डू नॉट हैव द स्पेस, वेट अ सेक, लेट मी जस्ट रीबैलेंस इट अकॉर्डिंगली। ओके, यहाँ पे लिखता हूँ। सपोज करो आपका एक एसेट है जिसकी वैल्यू 20 करोड़ रुपए है, ठीक है। अमोर्टाइज कॉस्ट मतलब जो आपका एसेट की वैल्यू है माइनस डेप्रिसिएशन 18.2 करोड़, और अगर आप उसे बेचने जाओगे तो 5 करोड़ का बिकेगा। आप कौन सा शो करोगे? आपके पास दो ही चॉइस है। मैं इसमें करंट कॉस्ट अभी रिप्लेस, करंट कॉस्ट वाले मेथड पे मत आना, सिर्फ दो ही चॉइस है। ये एग्जाम्पल बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है गोइंग कंसर्न और लिक्विडेशन के कॉन्सेप्ट को समझने वाला। अगर मुझे लग रहा है मेरी कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी तो मैं कौन से पे शो करूंगा? 5 करोड़ पे। और अगर मुझे लगता है मेरी कंपनी गोइंग कंसर्न है, एज अ अजम्पशन गोइंग कंसर्न अजम्पशन को वायलेट ही नहीं कर रही है, तो मैं कितने पे शो करूंगा? 18.2 करोड़ रुपीस पे। 18.2 करोड़ रुपीस पे नाउ 18.2 करोड़ रुपीस पे मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है, गोइंग कंसर्न बेसिस पे। सर अगर आपने एक बार पूछा तो नहीं था, मतलब मैंने खुद से ही पूछा था ऑब्वियसली कि सर गोइंग कंसर्न अजम्पशन की यूज ही क्या है? अगर मैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन यूज नहीं करूंगा तो मैं क्या 5 करोड़ का एसेट शो करूंगा बैलेंस शीट में, राइट? एंड इट में अंडर एस्टिमेट माई बैलेंस शीट वेरी वेल, राइट? सो इसलिए गोइंग कंसर्न अजम्पशन की जरूरत है, राइट? तो रियलाइजेबल वैल्यू मे बी यूजफुल फॉर द लिक्विडेशन, बट गोइंग कंसर्न के लिए हम रियलाइजेबल वैल्यू का इस्तेमाल नहीं करते। प्रेजेंट वैल्यू ऑब्वियसली डिस्काउंटेड एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज आपको शो करना पड़ता है, रिफ्लेक्ट द टाइम वैल्यू एंड एक्सपेक्टेशन। बट इसमें सेंसिटिविटी एनालिसिस, सेंसिटिविटी इंपॉर्टेंट होती है। सेंसिटिविटी का मतलब सर क्या? यहाँ पे मैं डिस्काउंट रेट कितना ले रहा हूँ, राइट? यहाँ पे मैं नंबर ऑफ ईयर्स कितने ले रहा हूँ डिस्काउंट करते हुए, कैश फ्लो को लेके आ रहा हूँ ना, नहीं इधर की तरफ से लेके आ रहा हूँ, तो कितना यूज कर रहा हूँ, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नाउ फिर हम फेयर वैल्यू के बारे में बात करते हैं कि फेयर वैल्यू मतलब एग्जिट प्राइस इन द मार्केट। ये मार्केट बेस्ड डिसीजन के बेसिस पे होती है एंड डिपेंडेंट ऑन मार्केट इनपुट्स एंड एस्टिमेशन, डिपेंड्स ऑन मार्केट इनपुट्स एंड एस्टिमेशन। अगर आप ऊपर वाले सारे वाले पॉइंट्स इग्नोर कर सिर्फ ये वाले पॉइंट्स भी, ये वाला पॉइंट भी, ये वाला चार्ट भी आप नोट कर लेते हो अपनी किताब में, अदरवाइज नोट्स में तो मिल जाएंगे आपको कोर फाइनेंस एकेडमी के ऐप पे, फ्री मटेरियल सेक्शन में चले जाना तो सब कुछ मिल जाएगा। अगर ये वाला भी आप समझ लेते हो तो ये सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्कुल परमानेंटली क्लियर हो जाएंगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट, अमोर्टाइज कॉस्ट, करंट कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू एंड फेयर वैल्यू। ओके, नाउ सर लेट्स मूव फॉरवर्ड। सर आप क्वेश्चन नहीं करा रहे हो? सर क्वेश्चन कराऊंगा बेटे, अभी रुक जाओ क्वेश्चन कराऊंगा, खत्म ही होने वाला है, चैप्टर ही खत्म होने वाला है, खत्म कर देंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है, अब जिसको नहीं आता होगा वो रह जाएगा, राइट? जस्ट फॉर एन एग्जांपल, सम पीपल आर थिंकिंग दैट दिस इज अ CFA L1 फाउंडेशन में होगा ही क्या सर, क्या ही करा दोगे यार? एक ना मैंने खुद के एनालिटिकल नोट्स बनाए हैं, मतलब जो मैं अपने खुद के एनालिसिस में यूज़ करता हूँ, दैट इज़ अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस एंड दैट विल बी अ चेकलिस्ट ओनली फॉर दोज हु आर वेरी सीरियस एंड वांट टू बिकम द एनालिस्ट, उनके लिए मैंने ये बनाया। एंड दैट इज़ अ मास्टर गाइड। इसको आप जॉब में इस्तेमाल करो, किसी में भी इस्तेमाल करो, यू विल एक्सेल फॉर श्योर, ठीक है? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, हाँ, मेजर स्टेटमेंट हमने ये वाले देखे, मेजर स्टेटमेंट्स, मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पर्पस, कंटेंट एंड इंटरप्रिटेशन। सर मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी आपसे पूछा आप क्या बताओगे इंटरव्यू में, आप क्या बताओगे? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट 5 तरह की होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 कंपोनेंट्स होते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, एक बैलेंस शीट होती है, एक स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, नोट्स टू अकाउंट्स होता है। ओके, एंड नोट्स इंक्लूड द अकाउंटिंग
पॉलिसीज, नोट्स इंक्लूड द अकाउंटिंग पॉलिसीज। ओके, नाउ पहले हम बैलेंस शीट के बारे में पढ़ लें। तो बैलेंस शीट में क्या होता है, बैलेंस शीट में आपके एसेट, लायबिलिटीज, इक्विटी आते हैं, डिस्कस करा था। एसेट मतलब इकोनॉमिक रिसोर्सेज आपका, और लायबिलिटीज मतलब ऑब्लिगेशन, और इक्विटी मतलब ओनर्स का रेजिडुअल इंटरेस्ट। और ये इक्वेशन देखी थी हमने, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। दिस इक्वेशन अलोन विल नॉट आई वुड से कि वो डेबिट एंड क्रेडिट को पूरा रिप्लेस कर देगा, बट बहुत सारे केसेस को ये सॉल्व कर देता है, जिसके लिए डेबिट क्रेडिट की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, कैसे होता है, कैसे हम एंट्रीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे एंट्रीज को प्लेस कर सकते हैं, IIM के पहले लेक्चर में प्रोवाइड करते हैं नॉर्मली आपके प्रोफेसर्स, बट आई विल टेल यू हाउ इट इज डन। ओके, नाउ प्रेजेंटेशन नोट्स कुछ होते हैं। प्रेजेंटेशन नोट्स का मतलब क्या सर? प्रेजेंटेशन का नोट्स का मतलब ये होता है कि IFRS रिक्वायर्स द क्लासिफिकेशन ऑफ करंट एंड नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटी, जो हमने देखा था, जो हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी बोलता है, बट डज नॉट रिस्ट्रिक्ट द ऑर्डरिंग प्रेजेंटेशन एंड मे बी लीस्ट लिक्विड टू द मोस्ट लिक्विड। मतलब क्या सर? मतलब का ये है, सपोज करो आपका सबसे मोस्ट लिक्विड करंट एसेट कौन सा है? कैश। लीस्ट लिक्विड करंट एसेट कौन सा हो सकता है आपका? ट्रेड रिसीवेबल। कैश का मतलब आपको पैसा हाथ में चाहिए, मतलब लिक्विडिटी का मतलब आपको पैसा हाथ में चाहिए, तो बस कैश तो यही है, मतलब विड्रॉल से निकाल के हाथ पे रखना है। ट्रेड रिसीवेबल मतलब मैंने जो माल बेचा था, ठीक है, उधार पे मैंने मतलब किसी को दिया था माल, तो उससे पैसे निकाल के हाथ पे रखने का, वो लीस्ट लिक्विड है। तो वो कहते हैं कि आप लीस्ट लिक्विड से मोस्ट लिक्विड तक के भी बैलेंस शीट को इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, उनके चैप्टर्स, उनके हेडिंग्स को, या फिर वाइस वर्सा भी कर सकते हो। ठीक है, तो उसका कहने का मतलब ये क्या है कि IFRS रिक्वायर्स क्लासिफिकेशन एज ऑन द पार्ट ऑफ करंट एंड द नॉन करंट, बट डज नॉट प्रिस्क्राइब स्ट्रिक्ट ऑर्डरिंग प्रेजेंटेशन। ठीक है, जो कि हो सकती है, कंपनीज दिखा सकती है ऑब्वियसली, राइट? सो दैट्स द केस। नाउ if you are an analyst, if you are seeing this thing, right now, understand this thing, you have to answer these 3 क्वेश्चन कि आपकी बैलेंस शीट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड मतलब पीरियड यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 31 मार्च ऑफ द कंजिक्यूटिव ऑफ द प्रीवियस ईयर्स, 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर और उसका प्रीवियस ईयर, क्या लिक्विडिटी इंप्रूव हुई है, क्या कंपनी सॉल्वेंट है, या हाउ डज द फाइनेंशियल पोजिशन कंपेयर टू द पीयर्स, की कॉम्पिटिटर्स कैसे कर रहे हैं। तो एक एनालिटिकल क्वेश्चंस हो गए, चेकलिस्ट बन गई आपकी। ठीक है, क्या सर ये एग्जाम में आएगा? एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा, बट मुझे आपकी क्यूरियोसिटी को भी शांत करना है, क्योंकि सी द पॉइंट इज दैट वी आर नॉट हेयर ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग कि मैं आपको बता के चला जाऊँ पढ़ा के चला जाऊँ कि भाई CFL1 फाउंडेशन में ये होता है, राइट? आई वॉन्ट यू टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास एनालिस्ट, आई वॉन्ट यू टू लीड द कैपिटल मार्केट्स, सो दैट्स द ऑब्जेक्टिव। इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, बट नो वरीज अगर कुछ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे समझ में नहीं आता है, क्योंकि लिक्विडिटी इंप्रूव हुई है नहीं हुई है, तो वो रेशियो एनालिसिस से पता लगता है। कंपनी सॉल्वेंट है या नहीं है, उसके डेट लेवल से पता लगता है। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कंपेयर टू द प्रीवियस, ये आपकी रिलेटिव वैल्यूएशन से भी पता लग सकता है, और रेशियो एनालिसिस का कंपैरिजन से भी पता लग सकता है। तो इसके लिए आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग भी आनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें से उससे पता लग सकता है आपको कि आपकी कंपनी का क्या चल रहा है। फाइन, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम सर आपने दिखाई थी पिछली बार हमें, हाँ बिल्कुल दिखाई थी भाई, बिल्कुल दिखाई थी। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या इनकम स्टेटमेंट के हमने बारे में बात करी थी, जिसमें हमने इनकम स्टेटमेंट में आपका इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट स्टेटमेंट में हमने रेवेन्यू देखा था, एक्सपेंसेस देखा था, प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा था, उसके अंदर कर रहा था डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर होल्डर। उसके बाद हमारा आ रहा था EPS। EPS क्या होता है? EPS होता है जितना तेरा प्रॉफिट आया भाई, सुन, ठीक है, उसमें से डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर कर दे, वो तेरा EPS आ जाएगा। ठीक है, 2 तरह की EPS होते हैं, एक होता है बेसिक EPS, दूसरा होता है डाइल्यूटेड EPS। बेसिक EPS कितना होता है? जो मैंने अभी बोला, टोटल प्रॉफिट जितना आया था नेट करके टैक्स टुक्स दिखा के सब कुछ दिखा दो के EPS जितना है, नेट इनकम एट्रीब्यूटेबल टू द कॉमन शेयर होल्डर्स। कॉमन शेयर होल्डर्स का मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ शेयर होल्डर्स आउटस्टैंडिंग। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं CFA के लेवल पे, मगर मैं आपको थोड़ा सा क्लियरिटी देना चाहता हूँ। वेटेड एवरेज का मतलब क्या सर? वेटेड एवरेज का मतलब ये क्या है कि सपोज करो आपके शुरुआत में 350 करोड़ शेयर होल्डर्स थे,
साल के शुरुआत में 350 करोड़ शेयर होल्डर्स थे, आपने मिड ऑफ द ईयर में 50 करोड़ के शेयर होल्डर्स आपने और जोड़ लिए अपने साथ, कैपिटल रेज कर ली, राइट, कैपिटल रेज कर दी, फर्दर कैपिटल रेज कर ली, तो उसका वो एवरेज आएगा 50 का 25 करोगे 50 इंटू 6/12, तो 25 आया, तो 350 पहले थे, 350 प्लस 25 375, जितनी आपकी टोटल प्रॉफिट आया डिवाइड बाय द 375 करोड़, अगर आपका प्रॉफिट आया सपोज करो लेट्स से 1500 करोड़, 1500 करोड़, ये क्या होगा, ओके फाइन, आपका 1500 करोड़ आया, उसमें 350 करोड़ शेयर होल्डर से 350 करोड़ मैं डिवाइड करूँगा, तो फिर मेरे पास नंबर ऑफ अर्निंग पर शेयर आ जाएगा, बेसिक ईपीएस बोलते हैं सर, कैसा क्या बोलते हैं सर, बेसिक ईपीएस बोलते हैं, बेसिक ईपीएस बोलते हैं, ओके ओके सर, आ गया, समझ में आ गया सर, हमें समझ में आ गया, बेसिक एग्जांपल था, बिल्कुल था, इसको कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है, कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है, एवरेजिंग के कॉन्सेप्ट को, मतलब सपोज करो वो उसने मिड ऑफ द ईयर में नहीं 2 महीने बाद ही कैपिटल ले ली 50 करोड़ की, ठीक है, फिर कैसे करेंगे, उसने एक बार नहीं, उसने 4 बार करी है हरकत, उसने कुछ कैपिटल की पेमेंट भी करी, उसने बोनस इशू भी करे, उसने राइट शेयर्स भी इशू करे, फिर कैसे करेंगे उसके एडजस्टमेंट, डिटेल डेप्थ है अब आगे आने वाले चैप्टर्स में, इसको पूरे डेप्थ में देखेंगे, बेसिक अभी हमें सब कुछ समझना है। तो बेसिक ईपीएस कितना हुआ सर, टोटल प्रॉफिट जितना था, जितने शेयर होल्डर सबको डिवाइड कर दिया, एवरेजिंग करके डिवाइड कर दिया, और मेरे पास बेसिक ईपीएस आ गया। डाइल्यूटेड ईपीएस किसे कहते हैं, तो जो 350 करोड़ शेयर होल्डर थे ना, इसके अलावा मैंने ना 50 करोड़ और शेयर होल्डर्स को मैंने ना कोई पर्चियाँ बांट रखी थी, कोई नहीं लेगा ये वाला एग्जाम्पल, मैंने पर्चियाँ बांट रखी थी, ये कहा था कि तुम मुझे अभी कैपिटल दे दो और मैं ना तुम्हें ना बाद में 4 या 5 साल बाद तुम्हें इक्विटी शेयर्स दे दूंगा मैं अपने, और तुम मेरे से अभी डिविडेंड लेते रहना पर मंथ, अभी कुछ मत लो, ठीक है, उसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बोलते हैं, वैसे तो मैंने पर्चियाँ वैसे ही बोल दिया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दे रखे थे, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अंदर मैंने कंपोनेंट ऐड कर रखा था कि वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, आफ्टर द 5 years ऑफ टाइम, प्रोवाइडेड कि अगर मेरा इक्विटी शेयर XX रुपीज से ऊपर बढ़ता है, कह सकता हूँ, कहने को तो कुछ भी कह सकता हूँ। 50 करोड़ थे तो 350 प्लस 50, अब 400 करोड़ हो गया, 1500 डिवाइड बाय 400 करोड़, वो आपका डाइल्यूटेड ईपीएस हो गया। तो सर बेसिक ईपीएस तो ज़्यादा आएगा फिर ऑब्वियसली, तो अभी हमने क्या करा, हमने बेसिक ईपीएस में 1500 डिवाइडेड बाय 350 करोड़ करा, और अब भाई हम डाइल्यूटेड ईपीएस में क्या कर रहे हैं, 1500 डिवाइडेड बाय 325 करोड़ कर रहा था हमने, राइट, 325 करोड़ कर रहा था आपका, हमने एवरेजिंग करके, इसमें सपोज करो 50 करोड़ की कर लिया मैंने, तो यहाँ पे मैंने 375 करोड़, ठीक है। तो ये वाला आपका ज़्यादा आएगा अमाउंट, ये वाला कम आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर तो आपका ज़्यादा इसमें है ना डाइल्यूटेड वाले में, तो ये डाइल्यूटेड ईपीएस हो गया। तो डाइल्यूटेड ईपीएस का मतलब एडजस्ट फॉर पोटेंशियली डाइल्यूटिव इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्शंस एंड कन्वर्टेबल्स, पोटेंशियली डाइल्यूटिव इंस्ट्रूमेंट्स। सर पोटेंशियली डाइल्यूटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, यही होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, अगर उसके अंदर इक्विटी कंपोनेंट मैंने डाल दिया, ठीक है, या फिर मेरे पास कन्वर्टेबल डेट इशू कर दी मैंने, कि मैंने जो लोन लिया था, डिबेंचर्स उठाए थे, उसके अंदर मैंने इक्विटी कंपोनेंट भी डाल दिया, तो पोटेंशियली इट विल पोटेंशियली कन्वर्ट इनटू द इक्विटी शेयर्स एंड इट हैज़ डाइल्यूटिव फीचर। डाइल्यूटिव का मतलब वो मेरा कम कर देगा ईपीएस तो कम ही कर देगा, डिनोमिनेटर बड़ा है तो, राइट। तो बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस का मतलब ये होता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या पकड़ लिया, अभी हमने बैलेंस शीट का देख लिया, हमने फाइनेंशियल पोजीशन देख ली हमने, ये वाली हमने इनकम स्टेटमेंट देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे आता है कंट्रोलिंग एंड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। सर की क्या होता है कंसोलिडेशन का, कंट्रोलिंग नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट और कंसोलिडेशन। स्टैंड अलोन स्टेटमेंट्स, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ स्टैंड अलोन वर्सेस कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड में क्या होता है सर, और स्टैंडर्ड लोन में क्या होता है। स्टैंडर्ड लोन मतलब मेरी खुद की कंपनी का कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, क्या बैलेंस शीट है, स्टैंडर्ड लोन वो है। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट का मतलब क्या, कि मैंने कुछ कंपनी एक्वायर भी करी होगी, मैंने कुछ कंपनी खरीदी भी होगी, उन सबका P&L अपने अंदर ले लूंगा, उसका सबका बैलेंस शीट अपने अंदर ले लूंगा, तो उसको कहते हैं कंसोलिडेटेड,
बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट इंक्लूड 100% सब्सिडरी लाइन आइटम्स आफ्टर एलिमिनेटिंग इंटर कंपनी आइटम्स, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। सर अब फंस गए हम, ठीक है। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट किसे कहते हैं? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भाई कहते हैं, सपोज करो तुमने कोई कंपनी परचेज करी, ठीक है, तुमने उसके 80% शेयर परचेज कर लिया। कितने परचेज कर लिए? 80% शेयर्स, ठीक है। तो तुम्हारी वो सब्सिडरी बन गई, तुम्हारी सब्सिडरी बन गई, सर सब्सिडरी बन गई हमारी। नाउ 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 तुमने जब पीएनएल बनाने गए और बैलेंस शीट बनाने गए तो तुमने उसका 100% अपने अंदर लिया, 100% अपने अंदर ऐड कर लिया, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, एसेट, लायबिलिटीज, इक्विटी सब ऐड कर लिया। मगर तुम्हारी कंपनी कितनी है? वो 80% ही तो है, 20% तो किसी और की है। तो 20% उसे कहते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। यू हैव द कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, राइट? यू हैव द कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 80%, यू आर होल्डिंग अ कंपनी, यू हैव द 80% कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, बट 20% इंटरेस्ट तुम्हारा नहीं है, तो 20% इंटरेस्ट को आपको डिडक्ट करना पड़ता है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को, ठीक है। कहाँ करते हैं सर डिडक्ट? ये डिडक्ट करते हैं आपका इक्विटी शेयर कैपिटल वाले सेक्शन के अंदर जो बैलेंस शीट के अंदर होता है। ओके ओके सर आपने एक पिछली वाली क्लास में बताया था, आपने कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के बारे में। यस बताया था, बिल्कुल बताया था। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम किसे कहते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहते हैं आपका, वेट अ सेक, अगर मैं कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम किसे कहते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को ही कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहते हैं। सिंपल समझो, टेक्निकल में मत जाओ, पहले सिंपल में समझो, टेक्निकल में सारा खोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल समझो। उसके अंदर तो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, सर मेरी जो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, अगर वो पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, फिर एक नीचे एक ना हमने ये देखा है कि ओसीआई का सेक्शन बना होता है जिसे हम कहते हैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, वो होता है। फिर आपका बनता है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जो हमने आपका ट्रेंड की रिपोर्ट में पिछले बार देखा था। जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव का इनकम का पार्ट होता है, वो कंपोनेंट क्या होता है? उसके अंदर हमने 4 कंपोनेंट्स पढ़े थे, जिसमें हमने पेंशन प्लान के बारे में पढ़ा था, कैश फ्लो हेजेस के बारे में पढ़ा था, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन बोला था, और एक हमने चौथा चेंज इन द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ये पढ़े थे 4 के 4, राइट। तो मैं उसकी डेफिनेशनल एस्पेक्ट में जाना चाहता हूँ, डेफिनेशनल एस्पेक्ट में जाना चाहता हूँ। ओके सर। तो कॉम्प्रिहेंसिव मतलब इनकम मतलब ऑल चेंजेस इन द इक्विटी एक्सेप्ट ट्रांजेक्शन विद द ओनर, एक्सेप्ट ट्रांजेक्शन विद द ओनर। ट्रांजेक्शन विद द ओनर किस में रिकॉर्डेड होती है? सोकी में, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में, राइट। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नॉट इंक्लूडेड इन द नेट इनकम, नॉट इंक्लूडेड इन द नेट इनकम, क्योंकि ये वाले सारे कंपोनेंट, ये वाले सारे कंपोनेंट पेंशन प्लान रीमेजरमेंट्स, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट्स, कैश फ्लो हेज गेन्स एंड लॉसेस, और आपका चेंज इन द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, ये सारे के सारे अदर ओसीआई में आते हैं। ओके, तो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आपका अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज इक्वल टू टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। हो गया करेक्ट? ठीक है। अब आते हैं हम सोकी पे, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। ये वाला सारा हम पिछली वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको डेफिनेशनल पर्सपेक्टिव से दिखा रहा हूं, देन विल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। ओके, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, ये इसका पर्पस क्या होता है? इट्स पर्पस इज टू शो द मूवमेंट इन ईच इक्विटी कंपोनेंट, कि भाई सब्सक्राइब कैपिटल में क्या चेंज है, आपका कैपिटल रिजर्व, रिटेन अर्निंग्स, अदर रिजर्व्स, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, इन सब में क्या चेंजेस हुआ है। सर चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज का मतलब होता है ओपनिंग, चेंज, क्लोजिंग। सर चेंज क्या होता है? चेंज का मतलब होता है मूवमेंट इन अमाउंट्स, इट कैन बी ड्यू टू द प्रीवियस ईयर। नहीं दिख रहा है, अब दिखेगा, रुको एक मिनट, अब दिखेगा। ओके, दोबारा लिखता हूं, ध्यान से देखना। सर ओके, ओपनिंग, मूवमेंट, क्लोजिंग। ओके, नाउ दिस मूवमेंट का मतलब क्या है? जो अमाउंट में चेंज हो रहा है उसे हम मूवमेंट कहेंगे, राइट।
जो अमाउंट में चेंज हो रहा है उसे हम मूवमेंट कहेंगे। अब मूवमेंट में आपका प्रीवियस ईयर का चेंज भी हो सकता है। प्रीवियस ईयर का चेंज का मतलब सर कुछ एरर हो वो मैं यहाँ पर डाल दूंगा प्रीवियस ईयर। और करंट ईयर का चेंज, करंट ईयर में जो अमाउंट में चेंज हो रहा है वो वाली चीज़ आती है। और ऐसी ही हमने स्टेटमेंट को हमने डिस्क्राइब करा था, राइट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। फिर हमने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं, राइट। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट देखी थी। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में हमने आपका द पर्पज इज टू डिस्क्लोज द सोर्सेज एंड द यूजेस ऑफ द कैश, और दिस इज यूज फॉर द लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी एंड द फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी एनालिसिस, करेक्ट। कि कितने सॉल्वेंट हो आप, कितना कैश आपका रनवे में है। स्टार्टअप इकोसिस्टम में कैसे इवैल्यूएट करते हैं, ऐसे तो इवैल्यूएट करते हैं कि भैया तुम्हें अभी कितनी कैपिटल चाहिए, तुम्हें इतनी कैपिटल चाहिए, मगर तुम्हारे पास रनवे कितना है। रनवे का मतलब तुम्हारे अकाउंट में कैश कितना पड़ा है, करेक्ट। और वो आपकी लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी चीज़ को दिखाता है, फाइन। नाउ लेट्स मूव फर्दर। प्रेजेंटेशन मेथड, प्रेजेंटेशन मेथड दो तरह के मेथड होता है, एक तो इनडायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट होता है, उसके अंदर हम सारे नॉन कैश एडजस्टमेंट करते हैं, सारे के साथ नॉन कैश एडजस्टमेंट करते हैं, एडजस्टमेंट उसमें से निकाल लेते हैं। नेट प्रॉफिट से हमने स्टार्ट किया, जो नेट प्रॉफिट सबसे नीचे आया पीएनएल के अंदर, उससे हमने स्टार्ट किया। उसके ऊपर डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, फलाना ढिमकाना, नॉन कैश आइटम तो बहुत सारे हैं, उसके अंदर से वो सारी चीज़ निकाल लिए, ठीक है। उसके अंदर चेंज इन वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट कर दिया, तो हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज किसे कहते हैं, जिसमें मैंने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है, कितना इन्वेस्ट किया है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। उससे इन्वेस्ट से कितना डिविडेंड या इंटरेस्ट आ रहा है वो आता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, मैंने कितना पैसा उठाया है मार्केट से, कितना लोन लिया है, कितना बोरिंग लिया है, कितनी लीज लायबिलिटी की पेमेंट है, वो सारी चीज़ें आती हैं और उसका आपका अंदर कंपोनेंट वहाँ पे आता है। उसके अंदर मैं जो अगर जो बोरिंग करी है उसके ऊपर इंटरेस्ट चुका रहा हूँ वो फाइनेंसिंग में आएगा, फाइन। वी हैव द सेपरेट चैप्टर गाइज फॉर ऑल दीज थिंग्स, तो नो वरीज ऑन दैट पार्ट, पूरा खोलेंगे उसके अंदर। Now this is the statement, this is the snapshot of the entire statement की statement of financial position आपकी ये बैलेंस शीट है। it gives the snapshot of the resources and the obligation, and the key question that is answered is what resources and the claims exist। इनकम स्टेटमेंट में क्या, इनकम स्टेटमेंट आपका परफॉर्मेंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिखाता है, एंड हाउ डिड द परफॉर्मेंस जनरेट प्रॉफिट एंड लॉस। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, टोटल चेंज इन इक्विटी एक्सक्लूडिंग ओनर्स ट्रांजैक्शन, टोटल ओसीआई है, टोटल ओसीआई है। व्हाट नॉन ओनर आइटम्स अफेक्टेड इक्विटी, ठीक है। और फिर आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, रिकंसिलिएशन ऑफ इक्विटी कंपोनेंट्स, ये सब आ गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका कैश सोर्सेज एंड यूसेज दिखाता है। दैट्स देयर। आई थिंक दैट दिस इज कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल। एक नोट्स टू अकाउंट्स का कंपोनेंट रह गया है, वो हम एक बार देख लेते हैं। Notes and supplementary information, they form the part of the internal part of the financial statement. Now they form the integral part of the financial statement, and this has been asked in one of the interview in the past to me also when I was just starting my career in the finance. The key notes to accounts kya hota, notes to accounts, are they part of the financial statements or not? So obviously they are part of the financial statement, and accounting policies, explanatory details, contingent liabilities, सारा का सारा उसका पार्ट ही होता है notes to accounts, ठीक है। सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन, जैसे आपका एमडीए भी आपकी एनुअल रिपोर्ट में अवेलेबल होती है, गवर्नेंस रिपोर्ट में अवेलेबल होती है। इससे आपको सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन से आपको पूरा बिजनेस का एनालिसिस करना आ जाता है। ओके 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 सर, ओके फाइन, वी गॉट दैट, ठीक है। नीचे मैंने कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फॉर द फाइनेंशियल एनालिसिस रखे हैं कि लिक्विडिटी, wait a sec, yeah, अरे यार, हाँ, why they are not doing it, right? Okay, now this last pager has been designed specifically for the analyst जिसको इंटरेस्ट है कि किस तरीके से लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, कैश जनरेशन सबको एसेस किया जाता है। तो मैं ऊपर से बता देता हूँ, जिसको इंटरेस्ट हो वो इस वाले डॉक्यूमेंट को पढ़ लेना। लास्ट वाले लिक्विडिटी आपका क्या दिखाती है, लिक्विडिटी आपको दिखाती है शॉर्ट टर्म एसेट कॉम्पोजिशन। लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म होती है कि आपके पास शॉर्ट टर्म के लिए, कंपनी चलाने के लिए कैश कितना बच रहा है, सिंपल लैंग्वेज में ये। सॉल्वेंसी क्या दिखाती है, सॉल्वेंसी दिखाती है आपके पास डेट लेवल कितना है, कितनी उधारी है टोटल कंपनी के ऊपर,
वो आपकी सॉल्वेंसी दिखाती है। सॉल्वेंसी का उल्टा क्या होता है? बैंकक्रप्टेंसी। सॉल्वेंसी का उल्टा होता है बैंकक्रप्टेंसी, राइट, जिसे कहते हैं दिवालिया हो जाना। वो ये दिखाता है सॉल्वेंसी का असेसमेंट। प्रॉफिटेबिलिटी, क्या चीज़? प्रॉफिटेबिलिटी को आप ग्रॉस मार्जिन और एबिटा, रिटर्न ऑन इक्विटी, इन सबसे असेस कर सकते हो। कैश जनरेशन, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बता देती है आपको, या फ्री कैश फ्लो भी बता देगा। क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स, क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स का एक हमारा पूरा एक चैप्टर है। इसके अंदर क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स के अंदर हम नॉर्मली एक रेशियो को चेक करते हैं कि आपका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डिवाइडेड बाय अक्रूवल, रेवेन्यू अक्रूवल, वो क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स बता देगा आपका। हायर है, हायर लेवल पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, पूरा चैप्टर है इन सब चीज़ों के ऊपर, पूरा चैप्टर है गाइस, सो नो वरीज ऑन दैट पार्ट। फाइन, okay, now there is some choices that is made in the different important components. One is the revenue recognition policy. आप रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करते हो? क्योंकि जो टाइमिंग होती है वो रेवेन्यू के मार्जिन्स को, वो आपके मार्जिन्स को इफेक्ट कर सकती है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आपने एक सॉफ्टवेयर की सेल करी, वो सॉफ्टवेयर 12 महीने के लिए आपने कस्टमर को दिया। उसकी अमाउंट कितनी है? उसकी अमाउंट है 120K, 1,20,000, ठीक है। सारा का सारा रेवेन्यू आप आज दिखाओगे या 12 महीने में स्प्रेड करोगे, ठीक है। कॉस्ट आपकी लग चुकी है, कॉस्ट आपकी सपोज करो आपकी ये है, कॉस्ट पर मंथ होने वाली है आपकी कॉस्ट 10K की, ठीक है, कोई बात नहीं है, वैसे सॉफ्टवेयर में इतनी कॉस्ट लगती नहीं, बट ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो आप रेवेन्यू कब दिखाओगे? आपने तो उसे आज बेच दिया, आज 120K दिखाओगे या उसे स्प्रेड करोगे? अगर आज आप 120K दिखाओगे तो आज इस वाले ईयर में आपका रेवेन्यू मार्जिन तो शॉर्ट अप हो जाएगा, करेक्ट। और अगर आप स्प्रेड करके दिखाओगे तो आपका रेवेन्यू मार्जिन बिल्कुल स्मूथ आउट हो जाएगा। तो कब दिखाओगे? स्मूथिंग और शॉर्ट अप से नहीं है कुछ रिलेशन इसका मतलब, इस एग्जाम्पल का मतलब एक ये है कि किस तरीके से रेवेन्यू अफेक्ट करता है आपका मार्जिन। आपको दिखाना 12 महीने में स्मूथ आउट करके ही है, क्योंकि ये आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में लिखा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूएस के केसेस में ASC 606, ठीक है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में इंडिया से 115 है शायद, आई विल कन्फर्म टू दैट, मतलब नंबर तो किसी को याद नहीं रहते हो, मैं भी याद नहीं रखता, बट हाँ ये प्रिंसिपल्स है। प्रोविजन एस्टिमेट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। पिछले 5 साल में आपने जितने गुड्स बेचे, 2% लोगों ने अमाउंट लौटाया ही नहीं, आपको पैसे ही नहीं दिए वापस। तो अब आप चाहते हो 2% से 5% कर रहे हो उस प्रोविजन को, जो P&L में आप डेबिट करोगे, तो 2 से 5% के पीछे का रीज़न नहीं है ना भाई। वहाँ पे मैनेजमेंट कॉल में पूछ लेना मैनेजमेंट से, ये क्यों कर रहे हो आप, राइट। और क्योंकि इससे तो आपकी अर्निंग्स की वॉलेटिलिटी बढ़ती है और आप एक तरीके से बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पहुंच जाओगे, और इसके अंदर जो आपका नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपके स्टॉक प्राइस में भी दिख पाएगा, ओके। तो इसलिए पूछना ज़रूरी है वाली बात। तीसरी बात, फेयर वैल्यू मेजरमेंट। फेयर वैल्यू मेजरमेंट में आपको फेयर वैल्यू निकालने के लिए, फेयर वैल्यू की भाई उसकी करंट फेयर वैल्यू कितनी है, ऑर्डिनरी मार्केट ट्रांजैक्शन में अगर मैं करने गया तो भाई दोनों बंदों के अंदर अगर मैं आर्म लेंथ प्राइस मतलब क्या सर? आर्म लेंथ प्राइस का मतलब ये होता है कि सर अगर मैं नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन करने गया किसी बंदे से कि मुझे ये बेचना है तो वो मुझे कितना प्राइस देगा। क्या ये मैनिपुलेट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या ये होती है? बिल्कुल होती है। तो इसके मेजरमेंट को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। और इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है बिकॉज इसमें सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है, एंड सब्जेक्टिविटी को अगर आपको क्रैश करना है तो आपको ऑब्जेक्टिविटी लानी पड़ेगी। और ऑब्जेक्टिविटी कैसे आएगी? वो इंडिपेंडेंट असेसमेंट से आती है, ओके। जिनके लिए हाई लग रहा हो ये वाला ऑर्डर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी स्क्रैच इट ईच एंड एवरीथिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ द कैश फ्लोज, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड OCI के कंपोनेंट्स को भी चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ मैंने प्रैक्टिकल एनालिस्ट चेकलिस्ट दी है,
उसको पढ़ लेना, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ओके, फॉर एन एनालिस्ट हु इज जस्ट एनालाइजिंग द होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी कंपनी, right. So this completes our chapter. Let's move to the question and answers and let's see how we can score much better in the examinations. कहाँ गया? Here we go. This we have done it, right? This we have done it. Okay, now which statement about OCI, other comprehensive income, is most accurate? Which statement? Answer this question, guys. Answer this question. OCI items always bypass the other comprehensive income के बारे में बात करने हैं. पहली बात तो ये वाली बात, always bypass the income statement permanently. Other comprehensive income includes equity changes unrelated to owner's transaction. OCI represent unrealized gains that are immaterial. Answer this question, guys. क्या होना चाहिए? कमेंट्स में बताना मुझे, ठीक है? कमेंट्स में बताना मुझे, कमेंट्स में, ठीक है? Let's move to the next question. An analyst prefers operating cash flows to be the primary source of the cash generation because financing cash flows are volatile, investing cash flows distort profitability, operating cash flows indicate sustainability of operations. Answer is C. Answer is C. It's simple C. If you are not able to answer C, this is the answer. Just read it yourself. मैंने बता दिया आपको. Okay, let's search for more questions if there it is. Okay, ये practical applications एक बार देख लेते हैं and then we are done for today. ठीक है, these are the two questions that I have given you. First, अगर आपको कोई भी financial statement analysis करनी है, read the notes and the accounting policies as the first and identify the significant judgment. जो judgment लिया गया है उस financial statement को बनाने के लिए, वो आपको पढ़ना ज़रूरी है. फिर आपको रिकनसाइल करो नेट इनकम को ऑपरेटिंग कैश फ्लो से और लास्ट डिफरेंस को लिख लो कहीं पे. फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन चालू करना उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर और तीन चार एनुअल रिपोर्ट में आपको मिल जाएगी, कोई इशू वाली बात नहीं है. नॉन रिकरिंग आइटम्स को एडजस्ट कर देना तो आपको एक सस्टेनेबली अर्निंग मिलेगी. सस्टेनेबली अर्निंग को देखना ज़रूरी है, उससे आपको ये पता लगेगा कि बिजनेस परफॉर्म कैसे कर रहा है, ठीक है. और अकाउंटिंग पॉलिसी को आप अगर चेंज आ रहा है तो आपको नॉर्मलाइज इफेक्ट डालना ही पड़ेगा. जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मेरा डेप्रीसिएशन WDV चल रहा था, ओके, मैंने स्ट्रेट लाइन डाल दिया इसी साल से और पिछले साल तक तो WDV चला, तो पिछले साल भी स्ट्रेट लाइन का इफेक्ट उसे डालना पड़ेगा. कैसे डालते हैं, किस तरीके से हम नॉर्मलाइज करते हैं, दीज आई हैव द डिफरेंट चैप्टर्स ऑल टुगेदर, ओके. नाउ फिर सेंसिटिविटी आप टेस्ट करोगे की एस्टिमेट्स का, कि जैसे प्रोविजन हो गया, प्रोविजन का अगर 2 से 3% हो जाता है तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस कितना आता है, 3 से 5% हो जाता है तो कितना आएगा. सेंसिटिविटी चेकिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई हाउ द मैनेजमेंट कैन प्ले आउट देयर गेम्स, ओके. क्लासिफिकेशन चॉइसेस भी देखना आपकी IFRS और US गैप के अंदर व्हेन कंपेयरिंग द क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन. सपोज लेट्स से एन एग्जांपल, TCS की फॉरेन में भी बहुत सारी सब्सिडीज हैं, राइट. तो आपको क्लासिफिकेशन का डिफरेंशिएशन देखना पड़ेगा एंड इसके लिए पूरा एनालिस्ट की टीम लगती है यार, राइट. बट सी इन द एज ऑफ AI यू कैन डू एवरीथिंग अलोन. जस्ट सिमुलेट योर माइंड टुवर्ड्स दैट वे, ठीक है. Now these are the hard questions. These are the 3 hard questions that I have put specifically for the ones those who are thinking that these are the foundation classes, okay. Suppose let's say 2 companies operate in the same industry में and follow the IFRS. Company A reports significantly higher net income than company B due to the difference in the estimates for the credit loss and the asset impairment. Which analyst conclusion is most consistent with the ISB conceptual framework? पूछना क्या चाह रहा है भाई, 2 कंपनी है, सेम इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है, दोनों IFRS रिपोर्ट कर रही है. कंपनी A ने हायर नेट इनकम दिखा दी कंपनी B से, डिफरेंस इन एस्टिमेट ड्यू टू द क्रेडिट लॉस एंड एसेट इम्पेयरमेंट के इन दोनों की वजह से, सॉरी,
तो कंपनी ए इज रिपोर्टिंग इज सुपीरियर बिकॉज इट मैक्सिमाइज द रेलेवेंस. क्या होगा? कंपनीज बी इज रिपोर्टिंग इज सुपीरियर बिकॉज इट मिनिमाइज द एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी. कौन सी रिपोर्टिंग सुपीरियर है, कंपनी ए की, कंपनी बी की, या नीदर कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन विदाउट असेसिंग द रेलेवेंस एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन? व्हाट्स योर आंसर गाइज? व्हाट्स योर आंसर? गिव मी द आंसर. गिव मी द आंसर. व्हाट्स योर आंसर? Now this includes a very definite reading that goes in behind, right? दो कंपनी थी, एक कंपनी ने हायर नेट इनकम दिखाई क्योंकि उसने क्रेडिट लॉसेज एंड एसेट इम्पेयरमेंट कम रिपोर्ट किया, और किसी ने ज़्यादा दिखाई. आंसर क्या होगा? कंपनी ए सुपीरियर है, कंपनी बी सुपीरियर है? डिस्कस करें. देखो, कंपनी ए सुपीरियर या बी सुपीरियर तो रेलेवेंसी के कंटेक्स्ट में होगी कि भाई जो अमाउंट है क्रेडिट लॉस की, उसकी हिस्ट्री कैसी है, एसेट इम्पेयरमेंट क्या है, किया गया है, उसका एक्चुअली अमाउंट वो क्यों किया गया है, उस दूसरी कंपनी ने कितना करा है और इस कंपनी ने कितना करा है, और उसका एक्चुअल सिनेरियो में कितना होना चाहिए था. तो बीच के ग्राउंड्स में हमें आना पड़ेगा. तो so if you are thinking the correct answer, the right answer is C. ठीक है, मैंने आपको अभी हिंट दे भी दी थी इससे पहले, बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर नहीं हुआ इसे पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ कंपनी ओमिट्स मतलब उसने छोड़ दिया डिस्क्लोजर ऑफ अ स्मॉल लीगल कंटिंजेंसी that has a low probability of occurrence but could significantly affect the future cash flow if realized. From an analyst perspective, the omission is most problematic because it violates comparability, faithful representation या timeliness. कंपनी ने डिस्क्लोजर, एक कोई लीगल छोटा मोटा केस चल रहा था कंपनी के ऊपर, ठीक है, उस कंपनी ने वो ना दिखाया नहीं, ठीक है, उसकी अकरेंस की प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी, मगर अगर वो कंपनी हार जाए तो भाई उसके जो आने वाले फ्यूचर कैश फ्लो के रेवेन्यू है ना, वो उसके डेंजर में आ जाएंगे. तो एनालिस्ट ने वो कंपनी ने मिस कर दिया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में. अब एनालिस्ट के पर्सपेक्टिव से, आपके पर्सपेक्टिव से आप मुझे बताओ कि ये किस वाली क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी ना, किस वाली कैरेक्टरिस्टिक्स को वायलेट करता है? कंपैरेबिलिटी को? नॉट नेसेसरली. फेथफुल रिप्रेजेंटेशन को? हो सकता है. टाइमलाइनेस को? नहीं. तो इट्स आंसर वुड बी फेथफुल रिप्रेजेंटेशन. ओके, दिस इज द इजी वन. उससे पहले वाला थोड़ा हार्ड था, मैं समझ सकता हूँ. नहीं आया, पढ़ लेना. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड देन वील वाइंड अप. अ मैच्योर कंपनी कंसिस्टेंटली reports strong net income but weak operating cash flows driven by aggressive revenue recognition and rising receivables. Okay, now let me explain you. मैंने accrual accounting concept बताया था आपको, राइट? मैंने आपको बताया था, ठीक है. मैंने ना एक टर्म होता है जिसे कहते हैं हम चैनल स्टफिंग. क्या होता है सर? चैनल स्टफिंग. बहुत सारी कंपनी जो आईपीओ में आने वाली होती है उससे पहले ही करती हैं. वो क्या करती हैं, वो ना स्टोर पे एकदम से अपना माल बढ़ा दिया उन्होंने, ठीक है, और रेवेन्यू दिखाते रहे, एग्रेसिव रेवेन्यू पॉलिसीज दिखाते रहे, रेवेन्यू दिखाते रहे कि भाई जाने लगा है माल मेरा, जाने लगा है, मतलब मेरी डिमांड बहुत बढ़ रही है, जिससे मेरे पास फ्यूचर कैश फ्लोज बहुत ज़्यादा आने वाले. साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है जिससे आईपीओ का प्राइस ऊपर चला जाए. नाउ इससे क्या होगा, जब मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा तो मेरी इनकम बढ़ जाएगी, नेट इनकम, या मैं कह सकता हूँ इसको प्रॉफिट मेरा बढ़ जाएगा ऊपर. मगर रेवेन्यू मेरा भी बेच दिया है, पैसा नहीं आया है, तो मेरा कैश तो अभी भी नॉर्मल है. यही वो सिचुएशन बता रहा है. स्ट्रॉन्ग नेट इनकम बट वीक ऑपरेटिंग कैश फ्लो. ओके, आगे बढ़े. फ्रॉम एन एनालिस्ट स्टैंड पॉइंट, द मोस्ट कंसर्निंग implication is that the company violates the accrual accounting principles. Earning may not faithfully represent economic performance. Cash flow classification rules are being misplaced. Yeah, misapplied. Now, what is the answer?
टेल मी व्हाट्स द आंसर. ओके, दिस इज द आंसर. पढ़ लो, अपने आप पढ़ लो, कोई इशू वाली बात नहीं है, आराम से पढ़ लो. मुझे लग रहा था कि आप ये वाला पॉइंट चूज करोगे मोस्ट प्रोबेबली, इसलिए मैंने आपको आंसर दिखाया. आराम से पढ़ो, कोई इशू वाली बात नहीं है. ओके फाइन. सो गाइस, this is the end of session and I hope this first chapter ends well and we'll continue further. If you like the same, just hit a like button so it motivate me also to make the videos further. Otherwise that's okay, that's fine, no worries. उसके लिए तो कर भी नहीं रहे. ठीक है, फाइन. सी यू. एंड जब तक अपना ध्यान रखो, अपने चाहने वालों का ध्यान रखो, और अपने देश का ख्याल ज़रूर रखो. बाय बाय.